Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today's topic is the evolution of the seed habit. As we have discussed the different groups of the plants, in which we discussed the bryophytes, these were the non-vascular plants. Then we discussed the pteridophytes, which were the seedless vascular plants. And now we are going to study about the seed producing plants. तो before this we will discuss के seed habit develop कैसे हुआ इन plants के अंदर. तो अगर हम evolutionary history को देखें तो seed habit develop होने में कम से कम 390 million years का अरसा लगा, जिसमें reproductive system जो था vascular plants का उसमें काफ़ी सारी changes आई ताकि seed बनाया जा सके. So all the seed producing plants, they are actually called as the spermatophytes. Sperm means stands for, we can refer it to the seed and phytes to the plants. तो spermatophytes ऐसे plants होंगे जो seeds produce करेंगे, जैसे gymnosperms हैं, angiosperms हैं. जबकि जो pteridophytes का हमने ग्रुप पढ़ा है उनमें seeds नहीं बनते हैं. तो कम से कम 365 million years ago, जिसमें late Devonian period जिसको आप कह सकते हैं, उसके अंदर जो है ये seeds appear होना शुरू हुए. अगर हम डिफाइन करें कि seed क्या है, तो seed एक्चुअली एक fertilized ovule है. वही जो ओव्यूल जब फर्टिलाइजेशन के बाद पक जाता है या फर्टिलाइजेशन के बाद उसके अंदर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो जाती है, तो वही जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है. तो हम अगर इसकी डेफिनेशन करें टेक्निकली तो द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल विल बी कॉल्ड एज द सीड्स. अब अगर हम दूसरी तरह एक और देखें, जैसे ये फॉर एग्जांपल अगर ये मेगा स्पोर अगर हम इसको कंसीडर करें तो जो ओव्यूल है, ओव्यूल की डेफिनेशन अगर हम करें तो वो इंडिसेंट मेगा स्प्रेंजियम होता है. एक्चुअली इंडिसेंट मीन्स कि जो फॉल नहीं करता, जो प्लांट के अंदर ही एम्बेडेड रहेगा. मेगा स्पोर्स वैसे तो राइप होने के बाद गिर जाते हैं जो अर्लियर प्लांट्स हैं, लेकिन इनमें जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं मेगा स्प्रेंजियम डेट रिटेन्ड ऑन द प्लांट. और यही जो मेगा स्प्रेंजियम है, इसके जो इंटीग्यूमेंट्स हैं वो सीड कोट्स में डेवलप हो जाते हैं, और यही जो मेगा स्प्रेंजियम है ये एक्चुअली ओव्यूल में डेवलप होता है और ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बना देता है. तो ये जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं ये आउटर कवरिंग होती हैं जो कि इस ओव्यूल की या इस सीड की प्रोटेक्शन कर रही होती हैं. यही सीड हैबिट की तरफ एक स्टेप है जिसमें इंटीग्यूमेंट्स की फॉर्मेशन है. फिर उसके अलावा अगर हम वैसे देखें कि क्या क्या ऐसी चेंजेस आई रिप्रोडक्टिव साइकिल में प्लांट्स के जिसके ज़रिए से उन्होंने सीड बनाना शुरू किया, तो वो क्या क्या चेंजेस हैं उसमें सबसे पहले आप देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी. हमने प्रीवियस ग्रुप्स में स्टडी की थी हेट्रोस्पोरी की डेफिनेशन भी, कि हेट्रो मीन डिफरेंट. इन द प्लांट्स दे फर्स्ट स्टार्टेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स. जो अर्लियर प्लांट्स हैं वो मोनोस्पोरी उनमें होती थी, उनमें सारे स्पोर्स एक ही जैसे होते थे. राइप होने के बाद दे डिस्पर्स्ड एंड दे फॉर्म द गैमेटोफाइट जनरेशन. लेकिन जैसे स्लेजिनेला में हमने स्टडी किया था कि उसमें हेट्रोस्पोरस कंडीशन स्टार्ट हो गई थी, जिसमें 2 टाइप्स के स्पोर्स बनने लग गए थे, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स. तो पहला स्टेप है कि 2 तरह के स्पोर्स बने. उनमें से जो मेगास्पोर होगा वो सीड बना दिया करेगा, और जो माइक्रोस्पोर होगा मेल गैमेटोफाइट बनाकर स्पर्म्स की ट्रांसफर में हेल्प आउट करेगा. फिर उसके बाद है रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन द मेगास्प्रेंजियम, यानी कि मेगास्पोर मेगास्प्रेंजियम के अंदर ही रहे, मेगास्पोर मेगास्प्रेंजियम के अंदर ही रहे और उसको गिराया ना जाए, ताकि वहीं पर उसकी फर्टिलाइजेशन और वहीं पर जो है वो सीड बनाने में काम आ सके. फिर उसके बाद है प्रोटेक्टिव लेयर्स, जो हमने अभी स्टडी की कि मेगास्प्रेंजियम के लिए प्रोटेक्टिव लेयर्स होंगी. फिर सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर्स, पहले ये अर्लियर प्लांट्स में 4 मेगास्पोर्स बनते थे. उसमें फिर ये था कि उसमें अब इनमें सीड डेवलपमेंट के लिए 3 जो थे वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, और एक जो होता है वो फंक्शनल मेगास्पोर के तौर पे काम करता है ताकि एक्स्ट्रा एनर्जी प्लांट को ना लगानी पड़े और एक ही फंक्शनल मजबूत एम्ब्रियो बन सके, सीड बन सके. फिर उसके बाद है कि ये हमारा 4th पॉइंट था. और फिर उसके बाद ये है कि यही जो मेगास्प्रेंजियम है ये एम्ब्रियो सैक बना देता है, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होती है, यहीं पर फर्टिलाइजेशन पर जाइगोट और एम्ब्रियो बनता है, उस एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन की जाती है. यही इंटीग्यूमेंट्स जो हैं ये उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, और यही फिर जो है वो सीड कोट बाद में बना देते हैं इसका. फिर उसके बाद है कि यही जो आपका मेगास्प्रेंजियम है जहाँ पर भी ये मौजूद हो वहाँ पर एक डिस्टल एंड हो, ताकि सेफ एंड साउंडली जो मेल गैमेट्स हैं या स्पर्म्स हैं वो यहाँ तक
इसमें फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचाए जा सकें। तो डिस्टल एंड, ताकि जहाँ पर माइक्रोस्पोर्स लॉन्च कर सकें और पोलन ट्यूब बनाकर अपने स्पोर्स जो हैं वो इस तक शिफ्ट कर सकें। तो ये आपके 6 स्टेप्स इसमें हैं जो सीड डेवलपमेंट में हेल्प आउट करते हैं। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं एवोल्यूशन ऑफ हेटेरोस्पोरी। जैसे मैंने आपको बताया कि हेटेरोस्पोरस कंडीशन वो होती है जिसमें 2 टाइप्स के स्पोर्स बनते हैं। स्मॉलर स्पोर्स दे आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर्स, व्हाइल द लार्जर वन दे आर कॉल्ड एज द मेगास्पोर, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द हेटेरोस्पोरी कंडीशन। जो अर्लियर प्लांट्स थे वो मोनोस्पोरस होते थे, मतलब यानी कि उनमें एक ही तरह के स्पोर्स बनते थे। सीड प्लांट बनाने के लिए 2 तरह के स्पोर्स का बनना जरूरी है। जो माइक्रोस्पोर्स होंगे जब वो जर्मिनेट करेंगे तो वो मेल गैमेटोफाइट बना देंगे, और जब मेगास्पोर्स जर्मिनेट करेंगे तो वो फीमेल गैमेटोफाइट बना देंगे। जैसे मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, जैसे सपोज ये एक फीमेल गैमेटोफाइट आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि एक जो है एग है, बाकी 2 साइनर्जिड्स हैं, एंटीपोडल सेल्स हैं, और ये सेंटर में एक फ्यूजन न्यूक्लियस है। तो ये हम इसको कह सकते हैं कि ये एक फीमेल गैमेटोफाइट है। इसी तरीके से ये जो पोलन ट्यूब बन रही होती है, जैसे सपोज ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट कर रही है तो ये आपका मेल गैमेटोफाइट है। तो माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट करेंगे तो मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। सपोज ये पोलन ट्यूब एक मेल गैमेटोफाइट है, और जब मेगास्पोर जर्मिनेट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, वो एक एम्ब्रियो सैक बन रहा है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये एक आप समझ लें कि ये एक फीमेल गैमेटोफाइट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स जो हैं वो कितने रिड्यूस्ड हैं। स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होती है सीड प्लांट्स के अंदर। फिर उसके बाद है रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ द मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम। ये मैंने पॉइंट आपको पहले भी बता दिया था इसमें कि भी मेगास्पोर जो होगा वो डिस्पर्स नहीं होगा, बल्कि वो मेगास्पोरेंजियम जो होगा वो रिटेन रहेगा, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहेगा, वहीं पर फर्टिलाइजेशन होगी, उसको गिराया नहीं जाएगा ताकि वो सीड में डेवलप हो सके। फिर उसके बाद जो है प्रोटेक्टिव लेयर्स, ये इसके इर्द गिर्द जैसे आप कह सकते हैं इंट्रीग्यूमेंट्स हैं, ये इसकी प्रोटेक्शन करेंगी एक इन्वेलप की फॉर्म में, उसकी टाइटली उसको ब्लॉक करके रखेंगी, उसको गिरने नहीं देंगी। इनडिसेंट का मतलब होता है कि जो फाड़ा ना जा सके, जो बड़ा मजबूत हो, जिसको तोड़ा ना जा सके। और एग जो होगा वहीं पर ही जो है उसमें मेगास्पोर जो है उसी के अंदर ही एग की डेवलपमेंट होगी और वहीं पर फर्टिलाइजेशन होगी। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कि 4 जो मेगास्पोर्स बनते थे, क्योंकि मियोसिस से बनते हैं। ये मैंने आपको बताया था स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होती है इन प्लांट्स के अंदर, और स्पोरोफाइट जनरेशन डिप्लॉयड होती है, और इनके सारे सेल्स में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स इनमें मियोसिस होती है। तो मेगास्पोर मदर सेल दैट विल अंडरगो मियोसिस एंड इट विल फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। ये आप देख रहे हैं कि 4 मेगास्पोर्स बन गए हैं इसमें। ये हैप्लॉइड हैं, एंड आप इसको कर सकते हैं 1/2 सेट ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर। अब ये देखें कि ये जो 4 हैं, अगर ये चारों डेवलप करेंगे तो चारों पे एनर्जी लगेगी और प्लांट की एनर्जी वेस्ट हो सकती है। तो सीड डेवलपमेंट के लिए एक स्टेप ये भी था कि 3 जो मेगास्पोर्स होंगे वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और 1 जो है वो हेल्दी डेवलप हो जाएगा इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट या इनटू द एम्ब्रियो सैक, एक रहेगा बाकी 3। तो रिडक्शन टू अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पर मेगास्पोरेंजियम के एक मेगास्पोरेंजियम में सिर्फ एक मेगास्पोर जो होगा वो फंक्शनल होगा, जो आगे जाकर एम्ब्रियो सैक बना देगा। फिर है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, ये मैंने आपको बता दी। जैसे देखिए ये एक मेगास्पोर जो फंक्शनल था उसके अंदर जो है ये आप देख रहे हैं कि मियोसिस के ज़रिए से ये जो मेगास्पोर है इसने माइटोसिस के ज़रिए से ये एम्ब्रियो सैक बना रहा है या फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा है। ये मैंने एंजियोस्पर्म्स का फीमेल गैमेटोफाइट ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें एक को आप एग कह सकते हैं, ये 2 इसके साथ साइनर्जिड्स हैं, ये एंटीपोडल सेल्स हैं, ये फ्यूजन न्यूक्लियस है। तो ये एक फीमेल गैमेटोफाइट है या एम्ब्रियो सैक है। इसके अंदर ये आपको एग नज़र आ रहा है जिसकी बाद में फर्टिलाइजेशन होगी। फिर जो एक और स्टेप आप लोगों को बताया था कि जो मेगास्पोरेंजियम है, सपोज अगर ये आपका मेगास्पोरेंजियम है तो इसका जो डिस्टल एंड होगा वो ज़रा सा लार्ज हो जाएगा, साइज़ में लंबा होगा, ताकि इसके ऊपर माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो आकर लॉज हो सकें, पोलन ट्यूब बन सके। पोलन ट्यूब की डेवलपमेंट भी सीड हैबिट की तरफ एक बेहतर स्टेप है। पोलन ट्यूब सेफली एंड साउंडली स्पर्म्स को शिफ्ट कर देती है टू द फीमेल गैमेटोफाइट, ताकि एग और स्पर्म फ्यूज कर सकें। यहाँ पर जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और यही वाला जो है ये आपका मेगास्पोर जो होगा वो बना देगा सीड। ये सीड की डेवलपमेंट कर देगा इसके अंदर। तो पोलन कैप्चर के लिए मेगास्पोरेंजियम का जो डिस्टल एंड होगा वो होगा। अब ये पोलन ट्यूब भी आप लोगों को नज़र आ रही है, ये एक्चुअली आप कह सकते हैं ये एक मेल गैमेटोफाइट है जो मेल गैमेट्स को एग्स तक शिफ्ट कर देगी। तो ये 6 स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए से जो है सीड डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है। तो एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स दोनों सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।